किसान भाइयों नमस्कार। एक समय था जब इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। अब हमारा देश कृषि प्रधान नहीं रहा, क्योंकि देश की जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसमें जो कृषि का योगदान है वो लगातार घटता जा रहा है। और अब तो जीडीपी में 15% से भी कम हमारा योगदान बचा है। और यही कारण है हमारे हुक्मरान किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, पिछले कई सालों से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कई कई दिन तक रोड में बैठे रहते हैं, कई कई दिन तक चौराहे पे उनके धरना और आंदोलन चलते रहते हैं, कई कई दिन तक, महीनों तक, बल्कि साल तक, बल्कि सालों तक दिल्ली के आसपास भी किसान बैठे रहे हैं। और ये देश इतना बेरहम हो गया है कि अब किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये ऐसा तंत्र बनाते हैं कि लगातार देश में जो किसानों का योगदान है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर असल में देखा जाए, इस देश को संतुलन बनाने में, इस देश को भोजन उत्पन्न कराने में, इस देश के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में किसानों का बहुत अहम योगदान है। आज उन लोगों को, जो लोग इस देश के बैंकों से कई कई हजार करोड़ रुपए उधार लेते हैं, वो लोगों को कितना रोजगार दिला पाते हैं, वो इस देश की तरक्की में अपना कितना योगदान दे पाते हैं, इस तरफ तो सवाल करना ही आजकल देशद्रोह हो गया। अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो आपको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। और एक तरीके से आपको ये साबित कर दिया जाएगा कि आप इस देश की तरक्की में बाधा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक बार इत्मीनान से सोचो अगर कि कितना बड़ा बड़ा पैसा, जो हमारे मेहनत का पैसा है, जो खून पसीने की कमाई का पैसा है, जो इस देश के बैंकों में जमा पैसा है, उस पैसे को हमारे हुक्मरान किस तरीके से कुछ ही कारपोरेट घरानों को, कुछ ही उद्योगपतियों को, कुछ ही लोगों को इतना बड़ा बड़ा पैसा उनको उधार देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और वो उधारी वापस भी नहीं आती है, बल्कि कई बार डूब जाती है। कई बार वो लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं, कई बार उस पैसे को लेके विदेशों में फरार हो जाते हैं और विदेशों में ही रहने लगते हैं। और हमारी सरकारें हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती हैं और उनका कुछ नहीं कर पाती हैं। वहीं आप दूसरी तरफ आप देखोगे तो किसानों के लिए लगातार जो देश का बजट है, उस बजट में किसानों के लिए जो आवंटन है वो लगातार घटता जा रहा है।
और इस देश में अगर हम आंकड़ों के चक्कर में ना फंसे तो इस देश में आज भी 70 से 80% इस देश को किसान चला रहे हैं। जिस दिन खेती करना बंद कर देंगे सरकारों को समझ में आ जाएगा, लेकिन मजबूरी है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। यही मजबूरी का फायदा सरकारें उठा रही हैं कि ये जाएंगे कहां, और वो अपनी सालों साल बदहाली में जीते रहते हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो ठीक से अपना इलाज नहीं कर पाते, ठीक से अपने कपड़े नहीं पहन पाते, और कई कई लोग तो अपने घर से, अपने एरिया से बाहर भी नहीं जा पाते। इतनी आर्थिक तंगी होती है कि वो इस देश को देख ही नहीं पाते हैं। जब किसानों के योगदान की बात आती है तो आज सोचिए आप कि कितने लोग खेती पर लगे हुए हैं। आज भी खेती पर लगे हुए हैं। आप देखिए कि खेती कितने लोगों को एंगेज किए हुए है, खेती कितने लोगों को रोजगार देती है, खेती कितने लोगों का पेट पाल रही है। और जिस दिन ये खेती का सेक्टर बंद हो जाएगा, जिस दिन आप कल्पना करिए कि अगर ये थोड़ा कुछ दिनों के लिए ही बंद हो जाए तो ये लोग कहां रोजगार करेंगे, इनका पेट कौन भरेगा, इनको कौन रोजगार देगा, इनकी आमदनी का क्या होगा। आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी में आज 90 से लेकर 100 करोड़ लोग खेती से पल रहे हैं। तो कहीं वो धान गेहूं की फसलें उगा रहे हैं, कहीं वो सब्जियां उगा रहे हैं, कहीं वो मछली पकड़ रहे हैं, तो कहीं वे मसाले उगा रहे हैं, कहीं वो फल उगा रहे हैं। पूरे देश में आप देखिए कि किस तरह से इस देश को बनाने में किसानों का योगदान है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और चूंकि किसान भी इतने संगठित नहीं है, इतने लामबंद नहीं है, यही कारण है कि जब हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली आते हैं तो मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट तो होती है, छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तो होती है, लेकिन सशक्त संगठन न होने की वजह से वे दिल्ली तक नहीं आ पाते हैं। और सरकार भी इसमें बाधा उत्पन्न करती है कि उनको ट्रेनों से रोकती है कि आप दिल्ली न जा पाए, उनको वाहनों में चेक करती है कि आप किसान हो, दिल्ली तो नहीं जा रहे हो, और उनको रोका जाता है। और आखिरी में ये कह दिया जाता है कि ये तो मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से किसानों की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों को धर्म पर आधारित बांटा जा रहा है, क्षेत्रीयता के आधार पर बांटा जा रहा है, और किसानों को टुकड़े टुकड़े में एक तरीके से छोटे छोटे खंड में बांट करके और उनके संगठनों को अलग अलग कर दिया जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ आप देखिए कि इस तरह से धर्म के नाम पर जो आयोजन हो रहे हैं, उनकी बदहाली, उनकी कम जानकारी का फायदा उठाकर, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं भड़काकर, और किस तरीके से उनको सपने दिखाकर कि आप यहाँ इस नदी में स्नान कर लीजिए, कभी गंगा नदी में स्नान कर लीजिए, कभी यमुना नदी में स्नान कर लीजिए। वो क्यों आता है स्नान करने? क्योंकि वो तंग है,
वो परेशान हैं गरीबी से, जहालत से, उसके पास जानकारी कम है, तो वो आपकी बात सुन करके और चला आता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? उसको मिलता है भगदड़, और उसको मिलती है यहाँ पे कि आप तो मोक्ष पहुंच गए। माने किसान अगर मरते हैं तो उसे मोक्ष का दर्जा दे दिया जाता है। चूंकि इतनी हमारे पास जानकारी नहीं है कि हम उनके इन बातों का जवाब दे सकें, और हम इतनी परेशानियों में जूझ रहे हैं कि हमको लग रहा है शायद कुंभ के नहाने से हमारी स्थिति सुधर जाए। कभी लग रहा है कि हमको इस तरह के और भी कई तरह के आयोजन देश में होते रहते हैं, उन आयोजनों में शामिल होकर शायद हमारी स्थिति बदल जाए। लेकिन दोस्तों, स्थिति नहीं बदलने वाली है। स्थिति तभी बदलेगी जब ये सरकार चाह लेगी, और जिस दिन सरकार चाह लेगी उसी दिन किसानों की स्थिति बदल जाएगी। और यही कारण है कि किसान आज परेशान है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो बीमार है तो आपके आयुष्मान कार्ड पर निर्भर है। आज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मशीनें पड़ी हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं, उनमें शिक्षक नहीं है। कैसा देश चला रहे हैं आप लोग? और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए।